Hello students, how are you? Welcome in next video, and it is your business studies video, and in this video we are studying the second unit, principles of management. In last video you studied the F.W. Taylor's techniques of scientific management. लास्ट वीडियो में आपको टेलर द्वारा दी गई साइंटिफिक मैनेजमेंट की टेक्निक्स में के बारे में बताया गया था, जिसमें हमने 5 जो हैं वो टेक्निक डिस्कस की थी। नंबर 1 इज फंक्शनल फॉरमैनशिप, सेकंड इज स्टैंडर्डाइजेशन और सिंप्लीफिकेशन ऑफ द वर्क, थर्ड इज मेथड स्टडी, एंड फोर्थ इज मोशन स्टडी, एंड फिफ्थ इज द टाइम स्टडी. And today we studied in this video next scientific management techniques. So firstly we make a comparison between time study and motion study. So time study, as you studied in time study, to determine the standard time for a task. Time study में क्या किया जाता था कि एक पर्टिकुलर टास्क को कंप्लीट करने में कितना टाइम जो है वो स्टैंडर्ड टाइम फिक्स किया जाता था, जबकि मोशन स्टडी में अननेसेसरी मूवमेंट को एलिमिनेट किया जाता है. तो पहले हम इसका कंपैरिजन देखते हैं. सबसे फर्स्ट है पर्पस. इसका उद्देश्य क्या है? टाइम स्टडी का जो उद्देश्य है, टाइम स्टडी का जो पर्पस है वो क्या है? उस पर्टिकुलर टास्क के लिए एक स्टैंडर्ड टाइम फाइंड आउट करना कि पर्टिकुलर वो टास्क कितने स्टैंडर्ड टाइम में कंप्लीट होगा, जबकि मोशन स्टडीज में अननेसेसरी मोमेंट्स को एलिमिनेट किया जाता है. जैसे कि मैंने बताया था कि टेलर ने 15 मोमेंट को डिक्रीज करके एलिमिनेट करके उसको 8 तक लेके आए थे एक पर्टिकुलर टास्क में. उससे क्या होता है? एक तो टाइम सेव हो जाता है और एनर्जी भी सेव हो जाती है और कॉस्ट जो है मिनिमम हो जाता है. सेकेंड है डेवलपमेंट ऑफ द न्यू मेथड, कि कौन सी स्टडी में, टाइम स्टडी में या मोशन स्टडी में, किस स्टडी के अंदर जो है न्यू मेथड की डेवलपमेंट होती है. टाइम स्टडी तो डज नॉट डेवलप एनी न्यू मेथड बिकॉज इट टेल ओनली द स्टैंडर्ड टाइम ऑफ ए पर्टिकुलर टास्क. बट इन मोशन स्टडी every time we remove the unnecessary movement, we do the work with a new method. So this motion study is help in developing the new method. And third is a different tool of study. टाइम स्टडी में कौन से टूल्स को यूज किया जाता है? टाइम स्टडी के अंदर जो टूल है वो स्टॉप वॉच को यूज किया जाता है. तभी हम स्टॉप वॉच को ही यूज करके हम उस पर्टिकुलर टास्क के स्टैंडर्ड टाइम को डिटरमाइन कर सकते हैं. और मोशन स्टडी में हमें जो नीड पड़ती है कंडक्टेड विद थ्रू द मूवी कैमरा. तो मूवी कैमरा के थ्रू एक जो टॉप लेवल मैनेजर है वो अपने रूम में बैठी या सुपरवाइजर अपने रूम में बैठे हुए ही उन कैमरास के द्वारा उनकी मोशंस को चेक कर सकता है और उनको एलिमिनेट करवा सकता है. सो दिस इज द कंपैरिजन ऑफ टाइम स्टडी एंड मोशन स्टडी. नाउ यू कम ऑन द नेक्स्ट 6th techniques of scientific management, that is fatigue study. Fatigue means थकावट. तो fatigue study means to determining the amount and frequency of the rest intervals needed to complete a task. एक वर्कर को एक कंप्लीट टास्क को कंप्लीट करने के लिए कितने अमाउंट की, कितनी क्वांटिटी की उसे जो है रेस्ट की नीड होती है और कितनी फ्रीक्वेंसी, दैट मीन्स हाउ मेनी टाइम्स, एंड व्हाट इज द टाइम इंटरवल दे नीड टू रेस्ट टू कंप्लीट ए पर्टिकुलर टास्क. सो अब प्रॉपरली वर्क करने से जो वर्कर है उसको टायर्डनेस हो जाती है. जब भी हम रेगुलरली कोई भी हम काम रेगुलरली करते रहेंगे तो आफ्टर दैट वी फील टायर्ड. सो सेम सिचुएशन वर्कर के साथ होती है. तो वर्कर फील टायर्डनेस फ्रॉम द फिजिकल एंड मेंटल वर्क. अब वो वर्कर को चाहे हम फिजिकल वर्क दें या हम मेंटल वर्क प्रोवाइड किया जाता है तो आफ्टर सम वर्क टायर्डनेस फील होती है. सो टायर्डनेस मीन्स फिजिकल एंड मेंटल टायर्डनेस,
एंड टेलर ने सजेस्ट किया था कि जब भी वर्कर जो है गेट टायर्ड होता, थकावट हो जाती है, कॉन्टिन्यूसली काम करने से उसे टायर्डनेस होती है, तो ही वांट्स ए ब्रेक, उसे एक ब्रेक दे देना चाहिए और इस ब्रेक को प्रोवाइड करने के लिए एक ब्रीफ रेस्ट दे देना चाहिए। यही बात जो है टेलर ने सजेस्ट की थी कि वर्कर को ब्रेक देके उसको एक छोटा सा थोड़ी सी देर के लिए रेस्ट मिल जाएगा, जिस रेस्ट से वो क्या होगा, दोबारा से री एनर्जेटिक हो जाएगा और दोबारा री एनर्जेटिक होने से वो और स्पीडली अपने वर्क को कंप्लीट कर पाएगा। सो fatigue study determine the rest amount and frequency of the rest interval in the complete of a task. So अब इस टायर्डनेस के कॉजेज क्या होते हैं? कॉजेज हैं, सबसे पहला तो लॉन्ग वर्किंग आवर्स जो है वो कॉज है हमारे फैटिग के। नेक्स्ट है डूइंग अनसूटेबल वर्क, अगर कोई वर्क हमें सूटेबल नहीं है, हम उस मतलब कि मैनेजर की जबरदस्ती से हमें या सिचुएशन के अकॉर्डिंग वो वर्क करना पड़ता है, तो अनसूटेबल वर्क करने से क्या होता है, हमें बहुत जल्दी टायर्डनेस हो जाती है। दीज आर आल्सो ए कॉज ऑफ टायर्डनेस। एंड हैविंग अनकॉर्डियल रिलेशन, अगर हमारे इंस्टीट्यूशन के अंदर कॉर्डियल रिलेशंस नहीं है, अनहैप्पी रिलेशंस हैं, तो उससे भी टायर्डनेस इजीली हो जाती है। तो दीज आर द कॉजेज ऑफ फैटिग एंड दीज ऑल आर द हिंड्रेंसेस टू गेट द ऑर्गेनाइजेशन गोल। ये सारे ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करने के लिए हिंड्रेंस का काम करते हैं, एक प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। तो इसके लिए क्या करना चाहिए? टेलर ने क्या हमें एडवाइस किया कि इसलिए उनको जो है रेस्ट दे देना चाहिए, ब्रेक दे देना चाहिए। सो नेक्स्ट इज डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम। डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम के अकॉर्डिंग जो FW टेलर ने सजेस्ट किया कि देयर इन एवरी ऑर्गेनाइजेशन देयर आर 2 rates of wage system. One is for efficient and one is for inefficient. हर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर 2 टाइप के जो है वेज रेट होने चाहिए, एक एफिशिएंट वर्कर के लिए और सेकंड जो है इनएफिशिएंट के लिए। तो इनडायरेक्टली उनको मोटिवेशन ऑटोमेटिकली मिलेगा। क्यों? जो एफिशिएंट वर्कर होगा वो अपनी प्रोडक्शन बहुत इजीली कर लेगा, कॉस्ट भी कम होगी, तो उसको हाई रेट पर वेज मिलेगा। और इनएफिशिएंट क्या है? वो भी इनएफिशिएंट है, तो उसको लो रेट पर वेज मिलेगा। तो धीरे धीरे वो भी एफिशिएंट बनकर एफिशिएंट होने के बाद वो हायर रेट पर प्रमोट किया जा सकता है। सो according to Taylor, there are 2 piece wage system for efficient and inefficient, paid at different rate to the workers. 2 rates: higher wage rate who produce equal or more than standard output. तो हम जब स्टैंडर्डाइजेशन और सिंप्लीफिकेशन टेक्निक यूज करते हैं तो उसमें हम अपनी आउटपुट का एक स्टैंडर्ड फिक्स कर लेते हैं, तो उसी के अकॉर्डिंग वेज सिस्टम को भी हम सेलेक्ट कर सकते हैं, फिक्स कर सकते हैं। हायर वेज रेट उन वर्कर को पे किया जाना चाहिए जो स्टैंडर्ड आउटपुट के या तो इक्वल प्रोडक्शन करते हैं या उससे ज्यादा करते हैं। दैट मीन्स दैट आर फॉर एफिशिएंट वर्कर, एंड who are the inefficient pays lower wage rate who produce less than standard output. So by this worker motivated, efficient also motivated, and inefficient worker motivated, he want to become a skilled and efficient worker by doing the practice. So it is the motivation of both of the workers. So these all are the techniques of scientific management which was given by FW Taylor. And now our last topic of unit 2, comparison of fuel and Taylor principle. हाँ, लास्ट जो है आपने फ्यूल के प्रिंसिपल पढ़े, फ्यूल ने 14 प्रिंसिपल दिए एंड FW टेलर ने 4 ही प्रिंसिपल दिए साइंटिफिक। सो कहीं ना कहीं ये जो दोनों के प्रिंसिपल्स हैं एक दूसरे से मिलते जुलते हैं, सिमिलैरिटीज भी हैं एंड डिससिमिलैरिटीज आल्सो। जो हेनरी फ्यूल है वो जस्ट लाइक वर्क एज ए एडमिनिस्ट्रेटर,
and F.W. Taylor worked as a scientist as a scientifically, and it is belong to the classical management. So Taylor gave scientific management techniques, and it emphasizes on the administration. And Taylor principles are suggested for the bottom level, and Henry Fayol principles are based on the top level approach, upward approach. एंड जो टेलर ने साइंटिफिक मैनेजमेंट की टेक्निक्स दी हैं वो किस, दीज आर बिलोंग्स टू द प्रोडक्टिविटी. और F.W. टेलर ने जो हमें प्रिंसिपल्स दिए हैं दैट आर द वाइडर रेलेवेंस इन द functional areas. Functional areas means top level planning, organizing, staffing, directing and controlling. So these are the similarities. Now we study about the what is the difference between Henry Fayol principle and F.W. Taylor principle. So first basis of the principle is perspective. Perspective means हेनरी फ्यूल की जो भी 14th प्रिंसिपल थे, 14 प्रिंसिपल दैट डेवलप फ्रॉम द पर्सपेक्टिव टू टॉप लेवल. वो टॉप लेवल को जो है अपग्रेड करने के लिए बनाए गए थे. हाउ टू इम्प्रूव टॉप लेवल मैनेजमेंट, डिसिप्लिन को फॉलो कराना एंड यूनिटी ऑफ कमांड, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, ऑल दीज प्रिंसिपल्स आर रिलेटेड टू द टॉप लेवल मैनेजमेंट. बट F.W. Taylor give the 4 principle that principles and techniques keeping in mind for the lower level. वो उन्होंने किसके बेस पर दी थी? लोअर लेवल को अपने माइंड में रख करके उन्होंने प्रिंसिपल और टेक्निक्स जो हैं प्रोवाइड की थी. हार्मनी नॉट डिस्कार्ड, not individualism, and different techniques, motion study, method studies, all these studies are belong to lower level. And second basis of the difference is basis of formation. इनका बेस क्या था फॉर्मेशन का? जो हेनरी फ्योल ने प्रिंसिपल्स बनाए हैं 14, वो उसके अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बनाए थे. जो हेनरी फ्योल था वो एक उसमें मैनेजर था, तो उसने अपने एडमिनिस्ट्रेशन को प्रॉपरली रन करने के लिए ही मेक द प्रिंसिपल बाय हिज पर्सनल एक्सपीरियंस. बट F.W. टेलर ने लोअर लेवल से जो है वर्क स्टार्ट किया था. देन ही इनोवेटिव देयर प्रिंसिपल एंड टेक्निक्स बाय द ऑब्जर्वेशंस एंड एक्सपेरिमेंटेशन. F.W. टेलर ने जो भी टेक्निक्स और प्रिंसिपल जो हैं बनाए हैं वो अपनी ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंट के द्वारा ही जनरेट किए हैं. थर्ड है फोकस. F.W. टेलर और हेनरी फ्योल का प्रिंसिपल का मेन फोकस क्या था? हेनरी फ्योल का मेन फोकस था ओवरऑल एडमिनिस्ट्रेशन को डेवलप करना. उसके माइंड में था एडमिनिस्ट्रेशन अगर टॉप लेवल ठीक रखेगा तो दैट मीन्स एडमिनिस्ट्रेशन इंप्रूव हो जाएगा, तो नेचुरली ऑर्गेनाइजेशन अपना गोल अचीव कर लेगी. बट F.W. टेलर इंक्रीजिंग द प्रोडक्टिविटी, क्योंकि उसके जो प्रिंसिपल थे, जो टेक्निक्स थी वो लोअर लेवल से बिलोंग करते थे. सो दैट्स व्हाई इट्स फोकस ऑन द इंक्रीजिंग प्रोडक्टिविटी, हाउ एन ऑर्गेनाइजेशन इंक्रीज देयर प्रोडक्टिविटी. नेक्स्ट है यूनिटी ऑफ कमांड. F.W. टेलर ने हमें क्या कहा था? यूनिटी ऑफ कमांड की हर वर्कर को मिलने वाला ऑर्डर जो है एक ही सुपीरियर से, सबऑर्डिनेट को जो ऑर्डर है वो एक ही सुपीरियर से मिलना चाहिए. और हेनरी फ्योल के द्वारा इस प्रिंसिपल को बहुत ही स्ट्रिक्टली फॉलोड किया जाता है कि हर सबऑर्डिनेट को एक ही सुपीरियर से ऑर्डर मिले. लेकिन टेलर के द्वारा इस रूल को फॉलो नहीं किया जाता, बिल्कुल उससे रिवर्स है. फंक्शनल फॉरमैनशिप के अंदर मैंने आपको बताया था कि एज ए फंक्शनल फॉरमैनशिप एक वर्कर को जो है उन्होंने अपने फंक्शनल फॉरमैनशिप के द्वारा अपने यूनिट को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया, और हर यूनिट के अंदर जो है एक मैनेजर था और उसके अंदर 4 जो थे सुपरवाइजर काम कर रहे थे जो वर्कर को ऑर्डर प्रोवाइड करते थे. दैट मीन्स एक वर्कर को जो है 8 स्पेशलिस्ट से ऑर्डर मिलता है. यहाँ इस प्रिंसिपल के हेनरी फ्योल के द्वारा एक सबऑर्डिनेट को एक ही सुपीरियर से ऑर्डर मिलना चाहिए, जबकि फंक्शनल फॉरमैनशिप जो टेलर के द्वारा दी गई है, जो प्रिंसिपल दिया गया उसमें एक वर्कर को 8 स्पेशलिस्ट से ऑर्डर मिलता है, और 8 स्पेशलिस्ट के ऑर्डर को फॉलो करके वो प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करता है. नेक्स्ट है एप्लीकेबिलिटी.
इसकी जो हेनरी फ्योल के जो प्रिंसिपल हैं वो यूनिवर्सल एप्लीकेबल हैं, यानी कि यूनिवर्सल मीन्स वर्ल्ड में कहीं भी सब जगह इसको हम किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, बिग है, स्मॉल है, प्रॉफिट है, नॉट प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, सभी में ये कंप्लीटली फॉलो किए जाते हैं। जबकि ये जो एफ.डब्ल्यू. टेलर के जो प्रिंसिपल्स और टेक्निक्स हैं दैट आर एप्लीकेबल इन स्पेशलाइज्ड सिचुएशन, वो सिर्फ स्पेशल टेक्निक्स, स्पेशल सिचुएशन में ही यूज किए जाते हैं जहां प्रोडक्शन का वर्क ज्यादा होता है, लेबर वर्क ज्यादा होता है। नेक्स्ट है एक्सप्रेशन। इसका एक्सप्रेशन था जो हेनरी फ्योल है उन्होंने जर्नल थ्योरी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन पर काम किया, और जबकि इनके जो प्रिंसिपल हैं उनको हम साइंटिफिक मैनेजमेंट कंसिडर करते हैं। लास्ट है पर्सनैलिटी। जो क्या पर्सनैलिटी है, तो हेनरी फ्योल जो था वो एक प्रैक्टिशनर था, एंड उसको हम फादर ऑफ द जर्नल मैनेजमेंट की तरह, उसकी पर्सनैलिटी क्या है, फादर ऑफ अ जर्नल मैनेजमेंट। जबकि एफ.डब्ल्यू. टेलर जो है वो एक साइंटिस्ट था, एंड ही इज वेल नोन ऑफ द फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। सो these are the comparison of Fiols and Taylor's principle and techniques. So it is the end of our chapter unit 2, principle of management. I hope you understand all these concepts, and you can, with the help of these concepts, you can solve the case study very easily. Okay, thank you.